जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का टॉपिक बेहद ज़रूरी है। इंडियन पॉलिटी, मतलब हमारा देश चलता कैसे है। हमारे पास जो भी नोट्स और किताबें हैं, आज हम उनकी गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये संविधान, सरकार और हमारे अधिकारों का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत का एक संविधान है, लेकिन आखिर ये होता क्या है? सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब या उससे कुछ ज्यादा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से मतलब पूरी राजव्यवस्था की नींव शुरू होती है। देखिए, संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये देश का, आप कह सकते हैं, सुप्रीम लॉ है। वो आईना है जिसमें एक देश अपनी पहचान और अपने आदर्शों को देखता है। अगर हम स्रोतों के हिसाब से सोचें तो इसके चार बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये समाज में तालमेल बिठाने के लिए कुछ बेसिक नियम तय करता है। दूसरा, ये बताता है कि देश में बड़े फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी, मतलब सरकार कैसे चुनी जाएगी। और तीसरा और चौथा, मुझे लगता है वो आम नागरिक के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। तीसरा काम है सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाना। सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, इसकी एक लक्ष्मण रेखा खींचना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सरकार को ऐसी शक्ति देना जिससे वो समाज की उम्मीदों को पूरा कर सके और एक तरह से एक न्यायपूर्ण समाज बना सके। अच्छा, तो ये एक ही साथ सरकार को शक्ति भी देता है और उसे निरंकुश होने से रोकता भी है। तो ये एक तरह से खेल के नियम तय करता है, कौन खेलेगा, किसके पास क्या शक्तियां होंगी और कौन सी लाइन कोई पार नहीं कर सकता। और इन नियमों में नागरिकों के लिए सबसे मजबूत ढाल है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। ये इतने खास क्यों हैं? ये खास इसलिए हैं क्योंकि ये अधिकार आपको और मुझे सीधे संविधान से मिलते हैं, किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं। हम्म। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इन अधिकारों की गारंटी देता है। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती। समानता का अधिकार, बोलने की आजादी, जीने का अधिकार, ये सब इसी में आते हैं। मतलब अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन अधिकारों को कम करता है, तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और इसीलिए शायद अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि ये हमें अपने अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। लेकिन संविधान में अधिकारों के अलावा कुछ सिद्धांतों का भी जिक्र है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी। ये क्या है? देखिए, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और ये सरकार के लिए एक तरह से दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं। ये बताते हैं कि देश को एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सरकार को क्या-क्या करना चाहिए। जैसे जैसे कि ग्राम पंचायतों का गठन करना, या फिर सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता की कोशिश करना, या पर्यावरण की रक्षा करना। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ मौलिक अधिकार है जो हमें राज्य के खिलाफ सुरक्षा देते हैं और जिन्हें हम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। दूसरी तरफ ये डीएसपीज हैं जो राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनकी असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी सलाह बनकर नहीं रह जाते? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और दशकों तक हमारी न्यायपालिका और संसद के बीच मतलब बहस का मुद्दा रहा है। डीएसपी कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकते, ये सही है, लेकिन उनकी राजनीतिक और नैतिक ताकत बहुत ज्यादा है। अच्छा। कोई भी सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि ये देश के शासन के लिए मौलिक माने गए हैं। और समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में कहा है कि मौलिक अधिकारों और डीएसपी के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। वो एक रथ के दो पहिए हैं। और इसी संतुलन को लेकर शायद सबसे बड़ी बहस तब हुई जब ये सवाल उठा कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है? मतलब क्या वो हमारे मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है? बिल्कुल। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल था और इसका जवाब हमें मिला 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती। जी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। तो ये मूल ढांचा है क्या? मतलब इसमें क्या क्या आता है? इसमें वो चीजें आती हैं जो संविधान की नींव हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा। अच्छा। ये सब मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
तो ये सिद्धांत ही वो सुरक्षा कवच है जो हमारे लोकतंत्र को किसी भी सरकार की मनमानी से बचाता है। तो हमने देखा कि मूल ढांचा संविधान की आत्मा की रक्षा करता है, लेकिन इस संविधान को जमीन पर उतारने का, इसके हिसाब से देश चलाने का और रोजमर्रा के कानून बनाने का काम कौन करता है? यहीं पर सरकार की मशीनरी, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका आती है। चलिए सबसे पहले कानून बनाने वालों यानी हमारी संसद से शुरू करते हैं। बिल्कुल। केंद्र में कानून बनाने का काम संसद करती है, जो जैसा कि हम जानते हैं द्विसदनीय है, यानी इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। जी। लोकसभा को लोगों का सदन कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत भी लोकसभा में ही चाहिए होता है। और राज्यसभा, उसे राज्यों की परिषद क्यों कहते हैं? उसकी क्या जरूरत है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य चुनते हैं। ठीक है। ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। इसका फायदा ये है कि ये लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में पास किए गए विधेयकों पर दोबारा विचार करती है और राज्यों के हितों की भी रक्षा करती है। तो एक तरह से ये चेक एंड बैलेंस का काम करती है। एकदम सही। ये एक तरह से ब्रेक का काम करती है ताकि कोई भी कानून बिना सोचे समझे ना बन जाए। ये तो हुई संरचना की बात, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? खासकर बजट जैसी जरूरी चीज जिसका असर हर नागरिक पर पड़ता है, उसे पास करने की प्रक्रिया क्या है? ये बहुत जटिल लगती है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देश का मुख्य बैंक खाता है जिसमें सारा टैक्स का पैसा जमा होता है। अब सरकार इस खाते से सीधे 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। मतलब सरकार के पास देश के बैंक खाते का एटीएम कार्ड नहीं है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। पैसा निकालने के लिए उसे पहले संसद और खासकर लोकसभा से मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार हर मंत्रालय के लिए अपने खर्च का ब्यौरा पेश करती है, जिसे अनुदान की मांग या डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं। अच्छा, ये एक तरह से खर्च का एस्टीमेट है। बिल्कुल। जब लोकसभा में इस पर बहस होती है और वोटिंग के बाद ये पास हो जाता है, तब सरकार एक विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल लाती है। ये विधेयक उस खर्च को करने का एक ऑफिशियल चेक है। जब ये पास हो जाता है, तभी सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। वाह, ये पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जनता के पैसे पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण बना रहे। एकदम। और संसद की कार्यवाही सिर्फ कानूनों और बजट तक ही सीमित नहीं है। हमने प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर के बारे में बहुत सुना है। ये क्या होता है? प्रश्नकाल संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये हर बैठक का पहला घंटा होता है जिसमें सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज को लेकर सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सीधे सवाल? हाँ, ये सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब कोई मंत्री प्रश्नकाल में किसी तीखे सवाल का जवाब देता है, तो वो सिर्फ एक सांसद को नहीं बल्कि पूरे देश को जवाब दे रहा होता है। ठीक है, तो विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने उसे लागू कर दिया। लेकिन अगर कोई कानून संविधान के ही खिलाफ हो, तो अगर वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, तो तब कौन आता है तस्वीर में? तब तस्वीर में आता है लोकतंत्र का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, न्यायपालिका, जुडिशरी। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है। शिखर पर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट और उनके नीचे जिला अदालतें। और न्यायपालिका का सबसे बड़ा हथियार है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। न्यायिक समीक्षा, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अदालतें संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं। अच्छा। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। तो न्यायपालिका ही संविधान की संरक्षक है? बिल्कुल। और नागरिकों के अधिकारों के प्रहरी भी। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनके पास रिट्स जारी करने की भी शक्ति है। इनमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। ये एक बेहद शक्तिशाली आदेश है। मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लेती है और उसके परिवार को भी नहीं बताती। तब उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या दोस्त सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोर्ट तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके पुलिस को आदेश देगा, उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो और बताओ कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ये तो वाकई में बहुत शक्तिशाली है। ये राज्य की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ
आम नागरिक की आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। एकदम। तो हमने केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकार की मशीनरी को समझ लिया, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से शासन नहीं चल सकता। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है। 1992 में हुए 73rd और 74th संविधान संशोधनों ने इस दिशा में आप कह सकते हैं क्रांति ला दी। अच्छा, कैसे? 73rd संशोधन के जरिए गांवों में पंचायतों को और 74th संशोधन के जरिए शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या फर्क पड़ा? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अब पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य हो गया। उनके काम और शक्तियां तय की गईं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें महिलाओं और SC/ST समुदायों के लिए सीटें आरक्षित की गईं, जिससे शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। तो ये शासन का तीसरा स्तर है, जो लोकतंत्र को सीधे लोगों के दरवाजे तक लेकर जाता है। बिल्कुल। शासन चलाने में मदद के लिए कई आयोग और निकाय भी होते हैं, जैसे चुनाव आयोग, UPSC और अब नीति आयोग। इनमें संवैधानिक और गैर संवैधानिक का क्या फर्क है? फर्क उनकी शक्ति के स्रोत में है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हैं जिनका जिक्र सीधे संविधान में किया गया है, जैसे निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में या वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। इन्हें अपनी शक्तियां सीधे संविधान से मिलती हैं, इसलिए ये ज्यादा स्वतंत्र और शक्तिशाली होते हैं। सही बात है। अगर चुनाव आयोग सरकार के अधीन होगा तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो पाएंगे? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर हैं। इसीलिए उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और गैर संवैधानिक निकाय? गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होते हैं जो संसद के किसी कानून द्वारा या सरकार के आदेश से बनाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संसद के एक कानून से बना है, और नीति आयोग, जिसने योजना आयोग की जगह ली, उसे सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव से बनाया है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन इनकी नींव संविधान में नहीं होती। जी, इनकी नींव किसी कानून या सरकारी आदेश में होती है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। अब आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हमारा संविधान सामान्य परिस्थितियों के लिए तो एक ढांचा देता है, लेकिन क्या इसमें देश पर आने वाले किसी बड़े संकट या असाधारण स्थिति से निपटने के लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल है। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, दिए गए हैं। ये 3 तरह के होते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। और तीसरा? और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर लगाया जा सकता है। इन प्रावधानों का मतलब है कि संकट के समय में शक्ति का संतुलन केंद्र सरकार की तरफ झुक जाता है। सही कहा। आपातकाल के दौरान देश का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक में बदल जाता है और केंद्र को असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। ये प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी माने गए हैं। हालांकि इनके दुरुपयोग की आशंका को लेकर हमेशा बहस होती रही है। तो आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की एक पूरी तस्वीर देखी, संविधान के आदर्शों से लेकर सरकार के कामकाज तक, नागरिकों के अधिकारों से लेकर आपातकाल की शक्तियों तक। ये सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना, ये जानना है कि हमारा लोकतंत्र सांस कैसे लेता है, हमारे अधिकार कहाँ से आते हैं, सरकार की जवाबदेही कैसे तय होती है और सत्ता का संतुलन कैसे बना रहता है। ये सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है, ये हमारे साझा भविष्य का एक खाका है। और सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो समय के साथ बदल सके, इसीलिए उन्होंने इसे लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण बनाया। आज 70 साल बाद नई चुनौतियों और नई आकांक्षाओं के दौर में क्या संविधान का ये संतुलन अभी भी कायम है या इसे नए सिरे से देखने की जरूरत है? इस पर विचार कीजिएगा।